तो सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करो उससे पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट रोज की तरह। और अपडेट में क्या ही बताएं, आपने पिछले कई दिनों से सुना होगा कि बांग्लादेश में एक अजीब चीज चल रही है। वहां की जो अंतरिम सरकार है उसके अंडर में शायद उसकी पॉपुलेशन है नहीं, उसकी जनता है नहीं। कभी किसी बात को लेके वहां पे लफड़ा, किसी बात को लेके दंगा, फिर लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। पहले शेख हसीना की सरकार गई, उसके बाद फिर उस्मान हादी की जब हत्या हुई उसके जस्ट बाद फिर प्रोटेस्ट हुए। और इसी बीच दीपू चंद दास के साथ क्या कुछ हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब दीपू चंद दास के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद लोग सड़कों पे उतरे। उतरने के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। आलम यह हुआ कि उस प्रोटेस्ट के बाद लोगों की एक उम्मीद थी कि भारत की सरकार कुछ करेगी, क्योंकि भारत सरकार हमेशा से ये कहती है कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, इवन अफगानिस्तान के बारे में भी ये बोलती है कि अगर वहाँ कोई अल्पसंख्यक मुसीबत में है, खतरे में है, तो हम उसको भारत लाएंगे। और ताज्जुब की बात यह है कि भारत के ही बगल में जो सटा हुआ बांग्लादेश है, वहाँ पे एक दलित को मारा गया, पीटा गया, उसको किस हिसाब से ट्रीट किया गया बताने की जरूरत नहीं, जला तक दिया गया। उसके बाद भी हमारी सरकार खामोश रही। मामला हाईलाइटेड हुआ, तमाम लोगों ने कुछ उम्मीदें लगाई, लेकिन धीरे धीरे जब 2-4 दिन गुजर गए मामला ठंडे बस्ती में चला गया। लेकिन इसी बीच एक और रिपोर्ट निकल के सामने आई कि एक और शख्स जिसको उसी हिसाब से मार दिया गया, और इसका नाम है अमृत मंडल। और इसकी गलती महज इतनी थी कि ये भी एक हिंदू था। इसके ऊपर वहाँ के जो उन्मादी भीड़ के लोग थे उन्होंने आरोप लगाया कि ये कुछ वसूली कर रहा था, और वसूली करने के दौरान इसने ज़्यादा पैसे मांग लिए, और ज़्यादा पैसे मांगने की वजह से फिर लोगों की भीड़ ने इसको पीटना शुरू किया, और पीटते पीटते फिर इसको मार दिया। अब ये चीज़ जब लोगों के सामने निकल के आई तब लोगों ने एक सवाल पूछना शुरू किया। बांग्लादेश की सरकार से तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपनी सरकार से एक सवाल पूछ जरूर सकते हैं कि आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बात होती है तो आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और ये बात ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, 2-3 फैक्ट हैं। पहला कि भारत और बांग्लादेश के बीच अभी व्यापार जारी है। वीडियोज़ निकल के सामने है जिसमें देखा गया कि भारत से प्याज और लहसुन वहाँ पे क्विंटलों की मात्रा में बेचा जा रहा। अडानी बिजली देते हैं। तो आखिर हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत पावरफुल है, हमारे पास बहुत ताकत है, हम बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, हमारे पास राफेल है, हमारे पास MiG-21 है, हमारे पास तेजस है, सब कुछ है, लेकिन किस दिन के लिए? ये सवाल अगर आप पूछें तो शायद आप देशद्रोही करार दे दिए जाएंगे। खैर, मुझे लगा कि एक दर्द भरा जो फैक्ट है आपके सामने रखा जाए कि आज बांग्लादेश भी हमें धमका रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे। बस बातें कि जिस दिन करेंगे बहुत बुरा कर देंगे, जिस दिन करेंगे बहुत बुरा कर देंगे। अब कब करेंगे ये ऊपर वाला ही जाने। खैर, अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी बड़ी अजीब है, और इस कहानी के पीछे की जो सच्चाई आप जानेंगे और जिस हिसाब से जांच पड़ताल हुई, जिस हिसाब से फिर कातिल ने पुलिस वालों को घुमाया, उसको आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। कहानी राजस्थान की है। राजस्थान का एक बड़ा मशहूर शहर जयपुर, और इसी जयपुर में एक इलाका लगता है शास्त्री नगर। और इसी शास्त्री नगर में एक कॉलोनी है, सुभाष कॉलोनी। और इसी कॉलोनी में एक महिला रहा करती थी जिनका नाम था मुन्नी देवी। कुछ साल पहले इनकी पति की मौत हो गई थी, लेकिन ये ठीक ठाक पैसे वाले थे, 3 मंजिला इनका मकान था। परिवार में मुन्नी देवी अकेली रहा करती थी, बाकी 2-4 परिवार के और सदस्य। चंद दिन पहले की बात है, सुबह सुबह, अब ठंड का मौसम, मुन्नी देवी सुबह उठती हैं, अपने 2nd फ्लोर से नीचे आती हैं, आने के बाद बेसमेंट में जाती हैं। सामने जब ये दरवाज़ा खोलती हैं तो खोलने के बाद इन्होंने देखा कि इनके जो मेन गेट का बॉर्डर है वहाँ पे बोरे में कुछ पड़ा है। अब ये चीज़ जब ये देखती हैं तो देखने के बाद इनको बड़ा अजीब लगा कि भाई साहब, सुबह सुबह कौन यहाँ पे क्या रख के चला गया? मैंने तो कुछ मंगाया भी नहीं था, और मंगाया भी होता तो इस हिसाब से रखने का क्या मतलब था? ये थोड़ा नाराज हुई, क्योंकि बोरा काफ़ी गंदा था, कुछ बदबू भी आ रही थी। ये झुंझुना के उस बोरे के पास जाती हैं। जाने के बाद जैसे उस बोरे का मुंह खोलती हैं, अंदर जो कुछ देखा उसको देखने के बाद इनकी चीख निकल गई। आसपास के तमाम लोग आए। तमाम लोग आने के बाद उन लोगों ने भी देखा।
उन्होंने भी जब देखा तो देखने के बाद उनके भी हाथ पांव फूले। पुलिस को फोन किया गया, पुलिस भागी भागी आई। आने के बाद जब पुलिस उस बोरे को खोलती है तो देखती है उस बोरे के अंदर एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी एक महिला की। अब ये चीज जब पुलिस वाले देखते हैं तो देखने के बाद उनके जहन में एक सवाल आता है कि भाई साहब, एक महिला है, महिला का 3 मंजिला मकान है और उसके घर में सुबह सुबह कोई डेड बॉडी फेंक के चला गया। ये कौन सी कहानी है? बहरहाल पुलिस वाले इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उस महिला मुन्नी देवी से पूछते हैं कि क्या आप इस महिला को पहचानती हैं? मुन्नी देवी बदहवास कहती है कि नहीं पहचानती और साहब मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि बेचारी डर गई थी। पुलिस वालों ने उनको हौसला दिया कि नहीं आप डरिए मत, हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, बस आप बताएं। लेकिन उस महिला ने कहा कि नहीं साहब, मैं नहीं जानती हूँ। आसपास के तमाम लोगों से पूछा, आसपास के तमाम लोगों ने भी सेम जवाब दिया कि नहीं साहब, हम नहीं जानते। अब पुलिस वाले क्या करें? जांच पड़ताल पुलिस वाले कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन कहीं कुछ अता पता चल नहीं रहा। इसी बीच जब एक घर के अंदर इस हिसाब से दिन दहाड़े लाश फेंकी गई है, फॉरेंसिक की भी टीमें आई, डॉग स्क्वाड की भी टीमें आई। तमाम टीमों के आने के बाद जांच पड़ताल शुरू हो रही। लेकिन गजब की कहानी है कि ना फॉरेंसिक की टीम को कुछ मिला, ना डॉग स्क्वाड की टीम को कुछ मिला। लगातार वहां पे पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ हाथ लग नहीं रहा। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। जब काफी वक्त गुजर गया, इसी दौरान पुलिस वाले भी अब परेशान अपना सर पकड़े हुए। तभी उनकी नजर एक सीसीटीवी कैमरे पे पड़ी। अब उनकी नजर जब सीसीटीवी कैमरे पे पड़ी तो उन्होंने कहा कि चलो भाई, शायद इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। उन्होंने कैमरे को खंगालना शुरू किया। जब कैमरे को खंगालना शुरू किया तो किस्मत रंग लाती है। उस कैमरे में एक तस्वीर कैद थी, जिसमें यह देखा गया कि एक शख्स बोरे में घसीट के कुछ ला रहा है। हालांकि चेहरा ज्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन एक क्लू यहां से हाथ लगा कि जिस डायरेक्शन से वो आदमी घसीट के ला रहा था, पुलिस ने अपनी फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम को उधर मुहैया करा दिया। अब वो टीम जब उधर जाती है जांच पड़ताल करने के लिए, तब एक घर के सामने जो डॉग स्क्वाड का कुत्ता था, खोजी कुत्ता, वो जाके रुक गया। जब घर के सामने जाके वो कुत्ता रुकता है, पुलिस की टीम उस घर के अंदर दाखिल होती है। दाखिल होने के बाद देखती है कि एक शख्स वहां पे मौजूद है, जिसके चेहरे पे चोट के निशान हैं, साथ ही वहां पे कुछ खून के धब्बे हैं, छींटे हैं, और वो शख्स बेहद घबराया हुआ है। अब ये चीज जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं, देखने के बाद अब कुछ बाकी था नहीं, फौरन इसको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इसको तबीयत से तोड़ते हैं, और जब तबीयत से तोड़ते हैं तब एक ऐसी कहानी पता चली जिसको जानने के बाद, जिसको सुनने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। और यहीं से कहानी कई महीने पीछे चली गई। दरअसल इस कहानी की शुरुआत साल 2025 के शुरुआत में होती है। इसी शास्त्री नगर की इसी सुभाष कॉलोनी में एक घर था। इस घर में एक शख्स जिसका नाम था जितेंद्र उर्फ जीतू, वो अपनी मां, अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। लाइट वाइट का काम किया करता था। कहते हैं कि काम इसका ज़्यादा कामयाब हुआ नहीं। इसी बीच जब गरीबी और गुर्बत ने इसको घेरा, तो घेरने के बाद इसने अपने घर को बेचने का फैसला किया। इसके बाद जितेंद्र उर्फ जीतू ने अपने घर को किसी शख्स को बेच दिया। बेचने के बाद अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को, अपनी माँ को एक दूसरी जगह इसने शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद अब जितेंद्र उर्फ जीतू, चूंकि इसका लाइट का काम था, दुकान इसकी यही थी, तो अगर मौका मिलता तो अपने घर पे चला जाता, और जब मौका नहीं मिलता तो चूंकि जिसको इसने मकान बेचा था उसका कुछ पैसा बाकी था, मतलब उसने पूरा पैसा दिया नहीं था। इस वजह से अक्सर उस घर पे रुका करता था, और उसी घर में एक महिला रहा करती थी। थोड़े टाइम तक वो शख्स घर पे रहा, उसके बाद जिसको इसने मकान बेचा था वो बाहर कहीं चला गया। अब महिला घर पे अकेली। अक्सर ऐसा होता है कि अब ठंडक का मौसम था, तो अब सितंबर अक्टूबर से ही शाम के 6-7 बजे अंधेरा हो जाता था, और बाइक वाइक चलाने में हल्की फुल्की ठंडक लगने लगती थी। इस वजह से जितेंद्र उर्फ जीतू अक्सर इस महिला के पास रुकने लगा। रुकने के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि दोनों बातचीत करने लगे, एक दूसरे से घुलने मिलने लगे।
उधर वो महिला भी खुश थी कि चलो मुझसे अच्छी दोस्ती है, बॉन्डिंग है, तो कम से कम जितेंद्र जीतू पैसे नहीं मांग रहा है। आलम ये हुआ कि जिस चीज़ की शुरुआत इन्होंने नॉर्मली की थी, धीरे धीरे वो चीज़ आगे बढ़ गई और आगे बढ़ने के बाद दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। दिल देने के बाद अब न कोई रोक न टोक, जब भी जितेंद्र का मन होता वो अक्सर आता, इस घर पे रुकता, रुकने के बाद इस महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता और ये चीज़ें लगातार चलती रहती और किसी को कानो कान खबर नहीं। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, सेम लिमिट यहाँ इन लोगों की भी थी। धीरे धीरे जब जितेंद्र जीतू का उस महिला से मन भरने लगा, तब उसने अपने पैसे मांगने शुरू किए कि जो भी मेरे 1-2 लाख रुपए बाकी हो मुझे दे दो। अब उस महिला से जब इसने पैसे मांगे तब उस महिला ने भी कहा कि भाई इतने दिन तक तो तुम मुझसे प्यार में थे और अब पैसे मांग रहे हो। ये चीज़ें जितेंद्र जीतू को पसंद आई नहीं। उसने कहा कि भाई प्यार मोहब्बत अपनी जगह, पैसे अपनी जगह। अब इसी बात को लेकर अक्सर इन दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। अब जीतू अपने पैसे के पीछे पड़ गया, इस महिला के घर पे रोज आता, कहता मेरे पैसे दो। 21 दिसंबर की बात है। रोज की तरह उस दिन भी जितेंद्र जीतू उस महिला के घर पे जाता है। जाने के बाद उससे मिलता है रात में, उसके साथ पहले तो इंटीमेशन करता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है, उसके बाद अपने पैसे मांगता है। जब पैसे मांगता है तो महिला मना कर देती है, साफ तौर पे कहती है कि ये सब जो तुम कर रहे हो इसके बाद मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, और अगर पैसे देने हैं तो फिर मैं तुम्हारे पर कंप्लेन वगैरह करूंगी। इसी बात पे जितेंद्र जीतू और उस महिला के बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा कब आगे बढ़ गया दोनों जान ही नहीं पाए। जीतू ने पीटना शुरू किया और कहते हैं कि इसी दौरान जीतू का कुछ हाथ वाथ लग गया और महिला गिर गई, बेहोश हो गई। जोश ही जोश में फिर जीतू ने उसको मार डाला। अब जीतू ने मार डाला, लेकिन मन में एक डर की लाश का क्या करें, अब तो कत्ल हो गया। इसके बाद उस लाश को छुपा देता है। छुपाने के बाद घर से बाहर निकलता है, रेकी करता है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। रेकी करते करते तमाम 1-2 दिन तक ये घूमता है। ठंड का मौसम था तो लाश जल्दी कंपोज होती नहीं है। इसी दौरान इसने देखा कि जो मुन्नी देवी है उनका पति है नहीं, और लाश अगर उसके घर में फेंक दिया जाए तो पुलिस वाले आएंगे, अज्ञात लाश का जांच पड़ताल करेंगे, मामला खुलेगा नहीं और हम सब बच जाएंगे। इसके बाद इसने रात के 3:30 बजे तक रेकी शुरू की। 3:30 बजे जब इसने देखा कि पूरे गली मोहल्ले में खामोशी है, तब बोरे में उस महिला की लाश को ठूंसता है। ठूंसने के दौरान कई बार उसने उसको तोड़ा फोड़ा भी। उसके बाद बोरे को घसीटता हुआ लेके आता और आने के बाद उस लाश को इसी मुन्नी देवी बेचारी के घर में फेंक देता है, इस उम्मीद में कि अगर मुन्नी देवी के घर में लाश मिलेगी तो पुलिस वाले मुन्नी देवी से ही पूछताछ करेंगे, फिर मामला वहीं घूम के ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जब कोई पैरवी नहीं करेगा, कुछ होगा नहीं, तो बात ज़्यादा खुलेगी नहीं। लेकिन शायद ये भूल गया कि जब कोई नहीं देख रहा था तो एक कैमरा उसको देख रहा था, और चेहरे पे हाथापाई के दौरान इसके भी चोट के निशान थे। इसने एक दिमाग भी लगाया था कि जब जब पुलिस वाले मुन्नी देवी के घर जांच पड़ताल करने आते, कुछ भी एक्शन लेते, तो बाकायदा आसपास खड़ा रहता। लेकिन इसने इतना भी दिमाग लगाया था कि इतना भी क्लोज नहीं जाना है कि जो वहां पे कुत्ता है पुलिस का, उसकी नाक के जद में आ जाए। क्योंकि इसको ये बात पता थी कि जो खोजी कुत्ता है वो कहीं ना कहीं से कुछ सुराग इसके पास अगर निकाल देगा तो पुलिस वाले इससे सच्चाई उगलवा लेंगे। इस वजह से ये दूर दूर से खबरों को चुनता रहा और अपने आप को महफूज महसूस करता रहा। लेकिन एक कैमरे ने फिर इस पूरे केस को सुलझा दिया। खैर, आज जितेंद्र जीतू जेल में सलाखों के पीछे हैं, पुलिस वाले और पूछताछ कर रहे हैं। जैसे रिपोर्ट होगी मैं आपको फ्यूचर में फिर बता दूंगा। लेकिन अपने आप में कितनी अजीब कहानी थी कि एक महिला को अपने घर बेचा, फिर आप उससे संबंध में आ गए, फिर आप पैसों को याद करने लगे तो फिर संबंध में खटास आई, फिर आप पैसे मांगने गए तो आपसे कत्ल ही हो गया, फिर आपने एक दूसरी महिला को फंसाने के लिए लाश को वहां फेंका। तो आप सोच के देखें कि जर जोरू और जमीन, ये तीनों कितनी खतरनाक चीजें हैं, जिस घर में घुस जाएं बर्बाद कर देती हैं। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। लेकिन आज की कहानी खत्म करूं उससे पहले एक बड़ी अजीब आपको अपडेट और दे देता हूं, और ये अपडेट इस चैनल के बारे में है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की और इस वीडियो में मैंने कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में कुछ जानकारियां दे दी। अब यूट्यूब की न जाने कौन सी ऐसी नियति है, नियम है, क्या है, उस वीडियो को $येलो में तब्दील कर दिया और इसकी रीच को ख़त्म कर दिया। हालांकि मैंने इधर से अप्लाई किया है, लेकिन यही है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा सच अगर दिखा दें और फैक्ट के साथ दिखा दें। मैंने चूँकि उसमें वीडियोज़ भी दिखाए, फ़ोटोज़ भी दिखाई,
तो ऐसे हाल में फिर उन वीडियोस को रोक ही दिया जाता है। जो लोग मुझे देखते हैं, जो मेरी वीडियो पसंद करते हैं, उन तक वो वीडियो पहुंची ही नहीं, तो फिर मतलब क्या बना। इस वजह से अच्छा मैंने भी कुछ गलती की, लापरवाही की, कभी वीडियो लाता था कभी नहीं ला पाता था, तो चैनल की रीच ऑलरेडी बहुत डाउन है और वो मेरी गलती है। लेकिन आज आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को फिर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रखर ट्रू क्राइम चैनल को आप सर्च करके लाजमी देखें, क्योंकि जब आप सर्च करते हैं और आप देखते हैं तो फिर उससे चैनल की रीच एक बार फिर से बनेगी। चूँकि लगभग अगर 2.5 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो 2,500 लोग देख रहे हैं, तो फिर उसमें तो ये है कि रीच को ख़त्म किया यूट्यूब ने, ज़बरदस्ती ख़त्म किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये कहानी चली, जो कि उस टाइम मैंने जवाब कौन देगा सीरीज में कई सारे ऐसे बोल्ड वीडियो और बोल्ड सवाल पूछे थे जो शायद बहुत कम लोग हिम्मत और हिमाकत करते हैं। उसका रिजल्ट भी मिला कि वीडियो की रीच ही खत्म, चैनल को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। इवन आप भी जानते हैं कि मैंने कभी किसी पार्टी को लेके कोई बात की ही नहीं, मैं हमेशा ही न्यूट्रलाइज रहने की कोशिश करता हूँ। खैर, अब आप लोग के हाथ में, अगर आप चाहें तो शेयर करके इस चैनल की रीच को बढ़ाएं, बाकी आपकी मर्जी, मैं अपना काम अब डेली करूँगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आपको सुनने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।